तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आप लोगों से थ्योरीज़ ऑफ सोशल वर्क पर बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि DSSB के अगर स्टूडेंट हैं आप इस ग्रुप में, तो आपके लिए भी ये मददगार साबित होगा। ठीक है, देखिए, एक बिहेवियर मतलब व्यवहार का एक सिद्धांत आता है, और या व्यवहारिकता भी आप कह सकते हैं, है ना इसको। हालांकि बिहेवियर की जनक अगर किसी को कहा गया है तो वो नाम JB वॉटसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, किसका नाम सुना होगा? JB वॉटसन का नाम सुना होगा, है ना। JB वॉटसन ये व्यवहार के जनक कहे जाते हैं। व्यवहार परिमार्जन के जनक किसे कहा जाता है? व्यवहार परिमार्जन के जनक किसे कहा जाता है, या अवशोधन का जनक? तो BF स्किनर को कहा जाता है। हालांकि थॉर्नडाइक का भी नाम आता है, देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी ने सकारात्मक तरीके से काम किया है बिहेवियर थ्योरी में अगर, तो वो बेसिकली BF स्किनर का नाम आता है। आप लोगों ने टाइप R कंडीशन सुना है? टाइप R कंडीशन, प्लीज़ अगर आप सुने हैं तो बताइए एक बार। टाइप R कंडीशन क्या होता है? इसी को क्रिया प्रसूत, नो सर। इसी को बोला जाता है क्रिया प्रसूत, और इसी को ही बेसिकली पुनर्बलन का प्रयोग बोला जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत के लिए, या पुनर्बलन का प्रयोग कह लीजिए, है ना। इसे शुद्ध हिंदी अगर मैं आपसे बात करूं तो नैमित्तिक अनुबंधन कहे जाते हैं शुद्ध हिंदी में। नैमित्तिक अनुबंधन। अब आप सोच रहे हैं इतनी शुद्ध शुद्ध हिंदी आ रही है, तो इसकी इंग्लिश भी बता देना उचित होगा। इसकी इंग्लिश जो होती है ऑपरेंट कंडीशन होती है ना, ऑपरेंट कंडीशन। ये ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी थी, ये थ्योरी बेसिकली बिहेवियर पर बेस्ड थी, व्यवहार पर आधारित थी। अब यहाँ पर थोड़ा मैं साइड में नोट करूँगा, सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ताकि अगर मैं नोट करूँगा तो आपको आसानी होगी समझने में। ये जो OCT थ्योरी है ना, कौन सी? OCT थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये थ्योरी का प्रतिपादन सन 1915 और 1916 में देखने को मिला। 1915 और 1916 में देखने को वर्ष मिला। और नाम OCT में अगर आया किसी का, तो वो नाम आया स्किनर का, है ना। किसका? BF स्किनर का। अब BF स्किनर महोदय अमेरिका के रहने वाले विद्वान हैं। इनका कहना यह था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, इनका आशा यही था। तो इन्होंने सन 1915 में सफ़ेद चूहे पर, सफ़ेद चूहे और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने इसका प्रयोग किया। तो इन्हीं के नाम से एक बॉक्स था, स्किनर बॉक्स कहा जाता था उसे। ये जैसे स्किनर बॉक्स है। अब इस स्किनर बॉक्स में एक रैबिट है। मैं इस समय आप लोगों से, ठीक है, इस, सॉरी रैबिट नहीं, चूहा, है ना। ये क्या है? चूहा है, ठीक है। सर बहुत सुंदर बनाया आपने। अच्छा जी, थैंक यू फिर, है ना। ये है चूहा। अब इस स्किनर बॉक्स में, ये स्किनर बॉक्स है ना, ये स्किनर बॉक्स है, और यहाँ जो है करंट लगा हुआ था। करंट था, आपको बता दूं अगर मैं, ग्रिड, बेसिकली इसको ग्रिड बोला जाता है किताबी लैंग्वेज में, ग्रिड कहा जाता है। और ये ग्रिड नकारात्मक पुनर्बलन का काम करता था, नकारात्मक पुनर्बलन का काम करता। पुनर्बलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, है ना। तो बेसिकली 0.00 करके था, 5 ऐसे करके था। इतना परसेंटेज जो है बेसिकली करंट था, नाम मात्र केवल करंट था, ज़्यादा नहीं था इसमें करंट। और इसी स्किनर बॉक्स में ही बेसिकली सेट किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक
बाउल, आप ऐसे बाउल इसको समझिएगा कि ये बाउल है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे रोटी का टुकड़ा था, रोटी का टुकड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर लीवर था, लीवर 2 कलर के थे। इसमें एक कलर जो था उसका रेड कलर था, ठीक है, लीवर का। और जो दूसरा कलर था इस लीवर में वो था ग्रीन, ग्रीन। 2 बटन थे। ये जो प्लेट रखा हुआ है या जो आप कह सकते हैं बाउल या कप रखा हुआ है, ये बेसिकली पुनर्बलन का काम करता है। ये पुनर्बलन का, रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसको, पुनर्बलन को, पुनर्बलन का काम करता है। अब देखिए चूहा ने क्या किया कि ये लीवर को ढूंढना चाह रहा था, क्योंकि ये मोटिव था, मोटिव का मतलब था भूख, उसको प्रेरित था वो, ठीक है, उसको भूख लगी थी, नीड था उसको भोजन की। तो चूहा ने क्या किया कि इस तरीके से गया होगा, सपोज मान लीजिए, है ना, इस तरीके से घूमते हुए गया होगा और उसने रेड बटन को दबा दिया होगा। और जब उसने रेड बटन को दबाया होगा ना, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली जैसे ही ग्रीन कलर पे बटन दबेगी तो वो रोटी का टुकड़ा जो है इस बाउल में आ जाएगा और यहाँ पर चूहा जो इसे खा लेगा। लेकिन रेड बटन पर नहीं होगा ये रिस्पॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से इसने विभिन्न प्रकार से या अलग अलग तरीके से प्रक्रिया किया होगा। एक समय ऐसा भी आया होगा कि चूहा गया होगा डायरेक्ट सीधा और ग्रीन बटन को दबाया होगा और तुरंत भोजन उसे प्राप्त हो गया होगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंट था उसका। तो ये एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं अनुक्रिया का अनुसरण करती है। एक ऐसा अनुक्रिया का अनुसरण करना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति देती है। अगेन दोबारा करेगा ये अनुक्रिया अगेन, ताकि दोबारा उसे रोटी मिल जाए, रोटी का टुकड़ा मिल जाए और दोबारा वो भोजन प्राप्त कर सके। वो खड़ा भी नहीं हो सकता यहाँ इस साइड, क्योंकि खड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रिड है, यहाँ पे करंट है ना, यहाँ पे करंट है ना, इसलिए बड़ा रिस्पॉन्स पर बल देता है। टाइप आर का मतलब क्या था? टाइप आर का मतलब है रिस्पॉन्स कंडीशन, है ना, उसे रिस्पॉन्स देना है, कोई ना कोई अनुक्रिया देनी है उसे, इसलिए वो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता वो, है ना। एक इसने इसी तरीके से पीजन पर भी किया था, है ना। किस पे किया था इसने? पीजन पर किया था एक्सपेरिमेंट, है ना। अब देखिए ये आपके सामने जो है पीजन बना हुआ है, ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। हाँ, ये पीजन है और ये पिलर लगा हुआ है। इस पिलर पे बेसिकली विभिन्न प्रकार की कलर थे, जैसे कि एक तो इसमें रेड था और दूसरा इसमें एक ग्रीन था, ठीक है, ग्रीन कलर भी था। और इसमें आप और भी बटन लगा सकते हैं, जैसे और भी बटन था BF स्किनर ने, और भी बटन जैसे ब्लैक कलर, ब्लू कलर इत्यादि बेसिकली कलर लगे हुए थे इसमें। और पिजन को बेसिकली बांधा हुआ गया था, इसको बांधा गया था, है ना, इसको बांधा गया था। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर नीचे जो प्लेट रखा हुआ है पिजन के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक वही प्रोसेस होगा, है ना, वही प्रोसेस यहाँ पर होगा कि यहाँ क्या करेगा, अगर ग्रीन बटन को दबाता है तो रोटी आ जाएगी, प्राप्त कर लेगा, तो वो संतुष्ट हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। अगेन पुनर्बलित होगा या पुनर्बलन मिलेगा और अनुक्रिया में फिर क्या करेगा, वो वृद्धि कर देगा। अनुक्रिया में क्या करेगा, वो वृद्धि करेगा, रिस्पॉन्स और जल्दी करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और यही इसने 3 प्रकार के पुनर्बलन का भी प्रयोग किया। 3 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, रेनफोर्समेंट 3 टाइप का होता है, बता सकते हो आप लोग? एक होता है सतत और एक होता है आंशिक और एक होता है निश्चित समय का पुनर्बलन। ये होता है 3 तरीके का पुनर्बलन बेसिकली यूज किया था BF स्किनर ने। सतत पुनर्बलन में क्या था, यह अस्थाई होता है, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट,
ये 100% पुनर्बलन होता है, रेनफोर्समेंट होता है। यानी आपने 10 बार किया और 10 बार मान लीजिए, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए पुनर्बलन को। कर रहा हूँ वही तो। मान लीजिए ये एक अस्थाई पुनर्बलन है, सतत पुनर्बलन। ये ऐसा पुनर्बलन है कि 10 बार आपने किसी एक्टिविटी को किया और 10 बार आप वहां पर क्या हुए, सफल हुए, या 10 बार आपको भोजन मिला। ठीक है, तो ये अस्थाई पुनर्बलन आपको मिल गया है। जितनी बार आप क्रिया कर रहे हैं उतनी बार आपको मिल रहा है। लेकिन एक आंशिक है, सीखने के लिए या सतत रूप से अनुक्रिया के लिए जो यूज में लाया जाता है खासकर, वो आंशिक वाला ही होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया यहाँ पर विलोपन होता है या विलोपित होती है। कहने का आशय ये है कि आपने 3 बार किसी एक्टिविटी को किया है ना, एक्टिविटी को 3 बार किया, हो सकता है आपको 3 बार ही सफलता मिली हो। ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार में से आपको 2 बार ही एक्टिविटी में आपको सफलता मिली हो। आपने मान लीजिए 3 बार किया, उसमें से 1 बार भी सफलता नहीं मिली होगी, तो आप वहां पे मोटिव नहीं हुए। या आंशिक तरीके से अगर मिला तो भाई ठीक है, आंशिक रूप से थोड़ा सा आप पुनर्बलित हुए, दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा हो सकता है मिल जाए। अच्छा, कितने लोग मान लीजिए ड्रीम 11 पर टीम लगाते हैं? कोई है बच्चा इस ग्रुप में जो ड्रीम 11 पर टीम बनाता हो? इस ग्रुप में कोई नहीं है? चलो अच्छी बात। नहीं सर। तो अब देखिए ड्रीम 11 में क्या होता है कि टीम बनानी पड़ती है। यदि आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टीम बनाकर, अगर आप मान लीजिए भाई सबको पता है कि भाई करोड़ मिलते हैं नंबर 1 पर आने पर, और सभी लोग नंबर 1 पे आने के लिए टीम बनाते हैं वहाँ पे ड्रीम 11 में। भाई तो मान लीजिए 2-4 बार आप लगाते हैं, बनाते हैं और नहीं मिलता है, तो आप फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, कम कर देते हैं, लगाना बंद कर देते हैं। तो वह एक प्रकार से जो आप ये एक्टिविटी संचालित करते हैं वो आंशिक पुनर्बलन का पार्ट होता है ना, वह आंशिक पुनर्बलन का पार्ट होता है। एक होता है निश्चित समय का पुनर्बलन। ये समय अस्थाई यहाँ पर होता है। यहाँ क्या होता है, समय जो है अस्थाई होता है। कहने का आशय वो ये होता है 2 मिनट में, ठीक है, 1 बार आपको भोजन मिला। जी क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या सर आप? प्लीज बताइए। देखिए 2 मिनट में आपने किसी एक्टिविटी को किया और उसमें आपको 1 बार भोजन मिला। लाइक मैं एक बिहेवियर पे बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में हिट करता है, या मान लीजिए टॉयलेट करता है ना। अब ऐसी कंडीशन पे आपको उसको ट्रेनिंग देनी है ना, ट्रेनिंग देनी है आप, ताकि वो हिट ना करे। टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे कि आप सबको पता है, मनोसामाजिक जो आप सभी लोगों ने विकास का सिद्धांत पढ़ा है, वो कहीं न कहीं जो पहली अवस्था दूसरी अवस्था दोनों मैच हो रही थी, वो टॉयलेट ट्रेनिंग से ही संबंधित थी, है ना। तो कहने का आशय मेरा ये है कि आपको देखना उस समय ये पड़ता है कि वो किस समय, ठीक है, वो हिट कर रहा है। यदि आपके पास 30 मिनट वो बच्चा क्लास में बैठा, तो उसमें से 2 बार उसने हिट किया होगा बगल वाले बच्चों को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर उसके बिहेवियर में मॉडिफाई करना है, परिवर्तन करना है अगर आपको, तो उस बच्चे को आप क्या करेंगे, आगे बैठा लेंगे, है ना, ताकि आपकी नज़र के सामने वो रहेगा, तो ऐसा बिहेवियर नहीं कर पाएगा वो आप, क्योंकि बार बार उस पर जो है पुटअप करेंगे या उसे एक प्रकार से वहाँ पे रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये निश्चित समय का पुनर्बलन होता है। ये टाइम या ड्यूरेशन बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ये सोशल वर्कर जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे ना, तो उस दौरान ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और ऐसा होता है क्योंकि थ्योरी है, ये थ्योरी प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक वही प्रक्रिया इस बिहेवियर थ्योरी के अंतर्गत बेसिकली मेंशन किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये खास कर अगर मैं बात करूँ, ये बिहेवियर थ्योरी जानते हैं किस बच्चे पर लागू होता है? कोई भी स्टूडेंट, एनीवन जिसको पता है बताए, किन बच्चों पर लागू होता है, बताइए। सर व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन कौन से बच्चा को, बच्चे भी कई टाइप के होते हैं ना। अगर आप मैंने AMR के अकॉर्डिंग बताया है ना आपको, अमेरिकन रिटार्डेशन अकॉर्डिंग में 1983 के दौरान में आपको बताया है कि
जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। सर स्पेशल चाइल्ड। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर किसी बच्चे ने दिया है। स्पेशल चाइल्ड पर बेसिकली ये थ्योरी काफ़ी सकारात्मक साबित होती है, काफ़ी पॉजिटिव साबित होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। यहाँ पर आप मंद बुद्धि के बजाय लिखिए बौद्धिक अक्षम। बौद्धिक जो अक्षम बच्चे होते हैं उन बच्चों पर ये जो है थ्योरी काफ़ी कारगर साबित हुई है। ठीक है, अब सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको इस सिद्धांत में पुनर्बलन का अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, मोटिवेट बराबर करना पड़ेगा आपको, ताकि बच्चों को सिखाते समय उन्हें अभिप्रेरित करना या किया जा सके, ताकि क्रिया करने के लिए वो प्रेरित रहें हमेशा। इस थ्योरी में सोशल वर्कर एक काम और करता है, स्वयं क्रिया के सीखने पर बल देता है। स्वयं करने पर भी नहीं हाथ पकड़ के आप कराएंगे, वो स्वयं करे, सेल्फ करे, उस पर बल देता है। और इन्हीं के द्वारा जो है विद्यार्थी या सेवार्थी संप्रत्यय निर्माण स्वयं क्रिया से विकसित हो जाते हैं। और इनके थ्योरी में और पावलोव के थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उनकी थ्योरी में 2 उद्दीपक है, इनके में एक ही उद्दीपक है जो पुनर्बलन है। इनमें बेसिकली अप्राकृतिक अनुक्रिया होता है, ठीक है, अननेचुरल रिस्पॉन्स होता है, और उनके में UR होता है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है उनके में। ठीक है, तो बच्चों का निर्माण, बच्चों की आदतों के निर्माण में पावलोव का नाम आता है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं बच्चों की क्रिया विश्लेषण करने को लेकर, स्वयं क्रिया के आधार पर बिहेवियर थ्योरी बेसिकली मेंशन होती है BF स्किनर की। बस इतनी बात आपको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। देखिए, शास्त्रीय कंडीशंस में बेसिकली 1950 के दशक के अंत में BF स्किनर के द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया यह भाषा विकास पर लागू भी हो जाता है। लैंग्वेज वगैरह पर भी बात करते हैं जब भी आप कोई क्रिया करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यवहार सिद्धांत के जनक के रूप में मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है, JB वॉटसन का नाम आता है व्यवहारवाद के जनक में। कंटेगियन थ्योरी एक है, सॉरी कॉग्निटिव थ्योरी है, कंटेगियन थ्योरी भी आपको मिलेगी। ये कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी को हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। आशा है कि आप सभी लोग इस थ्योरी के बारे में जानते भी होंगे, परीक्षा में इससे सवाल आता भी। क्यों, पता है कि नहीं पता है, बताइए प्लीज। यस सर। अब देखिए, ये जो संज्ञानात्मक थ्योरी है, मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। सन 1896 और 1980 के दौर के बीच में ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक थ्योरी को बेसिकली भूमिकाओं को लेकर बताया जाता है। परंतु सर्वप्रथम स्विस मनोवैज्ञानिक और जीन पियाजे के द्वारा सन 1930 की दशक में इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि बच्चे सीमित संज्ञान क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जिस पर सभी नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि विश्व में स्वयं का ज्ञान की खोज करता है, ये कथन किस विद्वान का है? विश्व में स्वयं का ज्ञान की खोज करता है, विश्व में स्वयं की ज्ञान की खोज करता है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? मैं यहाँ पे नोट करके पूछता हूँ ताकि आप बता सकें। तब तक दिमाग लगाइए, बताइए किसका नाम आएगा। सर पता नहीं, हमें तो पढ़ा नहीं। BF स्किनर होगा सर। पता नहीं है, कोई बात नहीं सर। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आज आप जान लेंगे कि विश्व में स्वयं का जो ज्ञान है, इस ज्ञान की खोज जो करता है वो बेसिकली नाम आता है जीन पियाजे का। जीन पियाजे का ये नाम आता है। एक बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, परीक्षा में आ चुका है ये पॉइंट। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, ये कथन किसका है? जीन पियाजे। जीन पियाजे। नन्हा वैज्ञानिक होता है। देखिए, अब एक बात करते हैं यहाँ पे कि विश्व में स्वयं का ज्ञान की खोज करता है। छोटे बच्चे को आप दे देंगे खिलौना ना, तो वो खिलौना 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देखिए किस कंडीशन में मिलेगा आपको, उसके पुर्जे जो है अलग अलग मिलेंगे। यस सर, यू आर राइट। बच्चे हैं तो आप ये कह सकते हो कि बच्चा जो है वहाँ पर स्वयं का ज्ञान कर रहा है, यानी एक प्रकार से स्वयं की चीज़ों को खोजने का प्रयास कर रहा है एक बच्चा। इसीलिए जीन पियाजे ने कहा कि ये नन्हा वैज्ञानिक है ना, क्योंकि वो
चीज़ों को तोड़ता है, फिर बनाने का प्रयास करता है, इस तरीके की एक्टिविटी करता है। इस वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है। और एक बात बता देता हूँ और, कि भाषा संज्ञान विकास का आधार होता है। भाषा जो होती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास का आधार होती है, विकास का आधार होता है। कहने का आशय ये है कि भाषा जो लैंग्वेज है वो संज्ञान विकास के बेस्ड पर है, आपके संज्ञान पर, आपके कॉग्निटिव पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे भाषा पहले रखा गया है। विभिन्न अवस्थाओं में बच्चा भिन्न भिन्न प्रक्रिया करता है, ये कथन किसका नाम आता है? विभिन्न अवस्था में। जैसे अभी थोड़ी ना कि कई बार सर जीन प्याजे अवस्था में भी जीन प्याजे है सर। ना, तो अलग अलग तरीके से बताता है ना। तो इसलिए विभिन्न अवस्था में क्या हो जाता है, अवस्थाओं में बच्चा जो होता है वो भिन्न भिन्न बेसिकली प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, या आप कह लीजिए खोज करता है। ये स्टेटमेंट बन जाता है। वातावरण में ज्ञान को अनुकूलित कर लेता है बच्चा। बच्चा क्या करता है? बच्चा ज्ञान को अनुकूलित कर लेते हैं। बच्चा बेसिकली वातावरण में मतलब एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में, ठीक है, ज्ञान को क्या कर लेना, अडेप्ट का मतलब एक प्रकार से अर्जित भी हो जाता है, और अनुकूलित कर लेना, यानी इस क्रिया को दर्शा देता है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इस जीन प्याजे महोदय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई, परीक्षा में आ चुका है। पहली अवस्था जो आती है वो बेसिकली संवेदी पेशीय अवस्था आती है, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सेंसरी इश्यूज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो संवेदी पेशी कह लीजिए आप, या तो केंद्रीय गामक अवस्था कह लीजिए, बात एक ही है। और 0 से लेकर ये 2 वर्ष होता है। अब मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, सॉरी 0 को हटाइए, 0 को ना जन्म करिएगा, है ना, जन्म से लेकर 2 वर्ष का आपका ये चीज़ें बन जाएगी। दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व का मतलब होता है बेसिकली प्रिय, संक्रियात्मक का मतलब होता है ऑपरेशनल एक प्रकार का, और या तो आप इसे कह लीजिए पूर्व प्रत्यात्मक, ये यूजीसी नेट का बेसिकली शब्द है, अवस्था कह लीजिए। ये आपको मिल जाएगा 2 से लेकर 7 वर्ष। वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरी अवस्था को लेकर, तो इन्होंने बोला है मूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, या आप उसे जो है ठोस कह लीजिए, ठोस संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। और इसकी जो आयु बनती है वो 7 से लेकर 11 वर्ष बनती है। एक आता है औपचारिक कह लीजिए आप, या आप इसी को जो है अमूर्त कह लीजिए, इसे बोला जाता है अबस्ट्रैक्ट जो है ऑपरेंट स्टेज आप बोल सकते हैं, संक्रियात्मक अवस्था। और ये 11 से प्लस होता है, कहीं कहीं 18 भी आपको मिल जाता है, 11 to 18। तो ये 4 अवस्था। अब एक अवस्थाओं में थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट चीज़ों को आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि संवेदी पेशी अवस्था, अच्छा ये सभी आपको मिलेंगे, आप केवल समझा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। थ्योरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। सर चौथी अवस्था फिर से रिपीट कर दीजिए। अमूर्त और औपचारिक अभी आगे आएगा मैम, वहाँ से मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। एक संवेदी पेशी अवस्था होती है जो बेसिकली दर्शाती है आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष बताती है ये अवस्था। यह अवस्था यहाँ पर बच्चा जो है इंद्रियों का प्रयोग से सीखता है। किससे सीखता है? इंद्रियों का प्रयोग से। इंद्रियों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत पहले से ही पता है होगा आप लोगों को। ये आँख से आप क्या करते हैं? देखते हैं या देखना। कान से क्या करते हैं? श्रवण यानी सुनना। नाक से क्या करते हैं आप? सूंघना। जीभ से क्या करते हैं आप? स्वाद। त्वचा से क्या करते हैं आप? महसूस। ऐसे शब्द बेसिकली देखने को मिलता है। तो जब आप आँख से देखकर किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं तो तत्पश्चात आने वाली प्रक्रियाओं में या इंद्रियों में उसका आप यूज कर लेते हैं। तो अवलोकन बेसिकली यहाँ पर शामिल हो जाता है। यहाँ जन्म से लेकर 2 साल का बच्चा है, लेकिन मेमोरी पावर बड़ी तीव्र होती है इनकी। मेमोरी पावर बहुत तीव्र होती है। अगर घर में आप लोगों के पास कोई बच्चा है या बेबी है
जिसकी आयु 2 वर्ष से नीचे हो, तो आप उसकी देखिए मेमोरी पावर, जो एक बार वो बेसिकली सीखा होगा 1.5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर भी पीछे, उसे वो चीज़ें याद रहेंगी, है ना। वो एक्टिविटी आपके सामने बार बार उस चीज़ को करता है, दोहराता है। भाई हमारे पास तो एक छोटा सा बेबी है 2 साल से नीचे, है ना, मैंने तो देखा है, लेकिन आप लोग अगर देखें या नहीं देखें, तो आप लोग के घर में अगर बच्चा है तो प्लीज़ आप उससे देखें, एक बार ऑब्जर्व करें, है ना। ऐसी चीज़ें बच्चा करता है। यहाँ पर आपके घर में अगर बच्चा है तो उसको ध्यान में रखकर इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करें। दूसरी बात अगर मैं आपसे करता हूँ तो यहाँ पर खोजबीन की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। खोजबीन की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है, आप भलीभांत तरीके से जानते हैं। टॉयज़ में देंगे, उसी में खोजने का प्रयास करता है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेता है। आप अगर देखो गुड्डे या डॉल वगैरह को रखे हैं, आप उसे अगर हिट करेंगे तो वो क्या करता है बच्चा, उसे लगता है कि शायद उसको भी हिट हो रहा है या उसको भी मारा जा रहा है ना, उसको ऐसा फील होता है। इसलिए एक प्रकार से आप वहाँ पे भी साथ साथ अगर मैं कहूँ तो और भी चीज़ें टॉयज़ वगैरह देंगे तो आप वहाँ पर भी खोजने का प्रयास करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शब्द जो हाल ही के पेपर में लास्ट दिसंबर में शायद पूछा गया था पेपर में, वस्तु अस्थायित्व, 2023 की बात कर रहा हूँ। वस्तु अस्थायित्व शब्द आप लोगों ने सुना होगा। अस्थायित्व सही नहीं लिखा हुआ है, अस्थायित्व ये सही लिखा हुआ है। वस्तु अस्थायित्व एक शब्द पाया जाता है। आप सब भलीभांति तरीके से परिचित होंगे। ये छिपी हुई वस्तुओं की खोजने की प्रवृत्ति होती है। छिपी हुई वस्तुओं को खोजने की प्रवृत्ति होती है इसमें, बालक में। तो उसे बोला गया है जीन पियाजे के द्वारा कि वस्तु अस्थायित्व। तो कौन सी स्टेज में पाया जाता है ये, तो याद रखिएगा संवेदी पेशी अवस्था में पाया जाता है। मानसिक प्रारूप से वस्तु को अस्थायित्व रूप से वो धारण कर लेता है। आप कभी भी उसके सामने, अब 2 साल का बेबी है, बच्चा है, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है फ़ोन वगैरह में वो बेसिकली कुछ चीज़ें देखता होगा, है ना। तो उस चीज़ों को आप एक बार छिपा के देखने का प्रयास करिएगा। उसे मालूम है, उसे पता है कि उसी के आसपास होगा, वो जानता है ना, और इसीलिए वो जिद करता है कि आप दोबारा उस वस्तु को दें उसे। आप छिपाने का प्रयास करते हैं जब, ठीक है, उसे मालूम है कोई गुड्डा नहीं ले गया, कोई चिड़िया नहीं ले गई। आप लोग बोलते हो ना कि ये चिड़िया ले गई, ये बंदर ले गया, है ना, ऐसा कुछ उससे सब कुछ पता है। ये समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। यही वस्तु अस्थायित्व है, छिपी हुई वस्तुओं को खोजने की प्रवृत्ति, ठीक है, इसमें पाई जाती है। यहाँ पर 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, ये तो 2 ही साल की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका मानसिक विकास 60% हो जाता है। और ये जो वस्तु अस्थायित्व बनता है ये बेसिकली अवलोकन के आधार पर करता है, अवलोकन के आधार पर करता है। बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं अब बढ़ूँगा नेक्स्ट स्टेज पर, ठीक है, थोड़ा सा तेज करता हूँ, ठीक है। आता है एक पूर्व, बेसिकली आप समझ जाइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आई 2 से लेकर 7 वर्ष आपको सारा चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो सजीव को जो निर्जीव होता है ना उसे सजीव मानता है वो, है ना। तो यहाँ पे जीववाद मतलब कहने का आशय ये हुआ कि निर्जीव को सजीव की संज्ञा देता है। अहम केंद्रित स्वयं से बात करने लगता है, स्वयं से बात करने लगा। इसमें अब देखिए 7 साल का बच्चा भी अगर है यहाँ पे भी, तब भी उसे जो है मात्रा हो गया, आकार हो गया, छोटा बड़ा हो गया, गुण हो गया, उसकी क्वालिटीज़, इसका क्लासिफिकेशन में उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पर एक शब्द यूज़ करता है यूजीसी नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण की कमी, विकेंद्रीकरण की कमी बोलते हैं, इस शब्द को बोलते हैं, जहाँ आप बेसिकली वस्तु छोटा बड़ा, मात्रा, आकार, गुण, भौतिक गुण इत्यादि को वर्गीकृत करने में या मापन करने में आप उसको कठिनाई हो रही होती है ऐसी कंडीशन पर। और इसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, इसी को एक साधारण शब्दों में सीटेट और यूपी टेट वगैरह और अदर टेट में पूछा जाता है, तो उसको बोला जाता है पलटावी ज्ञान। पलटावी ज्ञान, पलटावी ज्ञान क्यों, बेसिकली जैसे मान लीजिए एक गिलास है ना, और इधर एक कप है ना, इधर एक कप है, इधर एक गिलास रखा हुआ है। अब आप दूध यहाँ पर आपने इस गिलास में दूध डाल दिया है आपने, ठीक है, इस कप में पूरा दूध है, और दोनों में दूध जो है बेसिकली क्या है, बराबर है ना, बराबर है। बराबर होने का मतलब है कि थोड़ा सा शर्करा है, आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बेसिकली थिंग यानी मोटा टाइप का है ये यहाँ पर जो कप है। जब बच्चे को देंगे ना तो आपको बच्चा सोचेगा कि ये जो गिलास वाला दूध है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना।
तो वो जिद करने लगा कि मुझे ये वाला गिलास चाहिए, इसमें दूध चाहिए, जो कि बराबर है। तो इसलिए इसको बोला था पलटावी ज्ञान को बेसिकली अभाव हो जाता है, यहाँ पर कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। ये जो मिलता है ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था में मिलता है। दूसरा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो आता है ठोस और मूर्त। अगर डाउट आएगा तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं लास्ट में आप लोगों को डाउट ले लूँगा, ठीक है। ठोस या मूर्त आप लोग कहेंगे। ये बेसिकली 7 से 11 वर्ष का होता है। यहाँ देखिए, अब बच्चा वहाँ पे जो निर्जीव वस्तु थी उससे बातचीत कर रहा था, अब उसे पता हो गया क्योंकि 7 से 11 साल की उम्र आ गई यहाँ पर। अब वो जीववाद को जानने लगा, इसका विकास होने लगा। वहाँ वो विकेंद्रीकरण का कमी हो रही थी, संरक्षण वगैरह कमी हो रही थी, मतलब आकार में और लंबाई में, मापन में, वर्गीकृत करने में उसको दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर वो सक्सेस हो गया है, ठीक है, विकेंद्रीकरण में। और वहाँ देखिए, वहाँ बेसिकली पलटावी ज्ञान में प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ पे पलटावी ज्ञान भी उसका डेवलप हो चुका है। एंड आपको बताओ, आपने नाम सुना है, एक नाम आता है अभिसारी। अभिसारी, इन बॉक्स थिंकिंग, इसको पेपर में आता है इस तरीके से, इन बॉक्स थिंकिंग करके। नाम सुना है? प्लीज़ अगर सुना है तो बताइए। जी सर। सुना, बताइए जरा। यहाँ जो इनबॉक्स थिंकिंग होता है, इसका मतलब होता है एक विद चिंतन। हिंदी में बोला जाता है एक विद चिंतन बोला जाता है इसको, और शुद्ध हिंदी में इसको अभिसारी चिंतन कहा जाता है ना। इसे बंद उत्तर वाले प्रश्न बोला जाता है, इसे बंद उत्तर वाले प्रश्न बोला जाता है। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। बंद उत्तर वाले प्रश्न बोला जाता है इसको। बेसिकली ये होता क्या है, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ, किसी समस्या का हल जो है वो एक ही हो। एक लाइन में लिखना चाहूँगा, यहाँ पर नोट करिएगा। किसी एक समस्या का हल, किसी एक समस्या का एक हल, एक हल, ये नोट कर लीजिए, एक हल, ठीक है। किसी एक समस्या का एक हल। कहने का आशा ये है, मैंने कहा कि बताइए भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, तो जवाब क्या आया? दिल्ली या नई दिल्ली। आप लोगों में से सभी बच्चों ने जवाब दिया। तो ये क्या हुआ, फैक्ट वाले क्वेश्चन जितने बनते हैं वो क्या होते हैं? इनबॉक्स थिंकिंग वाले होते हैं, बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। भाई एक ही उत्तर होने वाला है। अभिसारी चिंतन पर विचार करने वाले प्रश्न होते हैं ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। सत्य पर यह आधारित नहीं होता है हालांकि, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली है तो ये सत्य पर आधारित नहीं, सत्य बात है, जिससे कहें मतलब इस थ्योरी में बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली सत्य पर आधारित नहीं होती है, कभी कभी वो चीज़ें बेसिकली आलोचना बेस्ड हो जाती हैं, है ना। सामान्य से विशेष की ओर जो तर्कना होता है, ये इसी स्टेज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगले स्टेज में जब बढ़ेंगे आप, लास्ट वाले में, चौथे वाले में, नोट करिएगा मैम, कोई बच्चा शायद छूट गया था, अमूर्त बोला जाता है और इसे जो है औपचारिक अवस्था कहते हैं। 11 से लेकर 18 वर्ष यहाँ पर आप चलिएगा, 11 to 18। कहने का आशा इसमें यह है कि अब बच्चा देखिए इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया है, स्वशासन की बात करने लगता है, सेपरेट की बात करने लगता है और स्वनियंत्रण की बात होने लगती है इसमें। उसमें अब जो है आत्म संप्रत्यय जैसी भूमिका बन जाती है, स्वयं बनाना वो चाहता है। अमूर्त जो है बेसिकली चिंतन करने लगता है, कल्पना के द्वारा सोचना और समझने वाली प्रक्रिया बेसिकली उसके अंदर आ जाती है। आपने बताया कि भाई एप्पल होता है, रेड कलर का होता है, वो कल्पना कर लेगा कि मीठा होता है, रेड कलर का होता है, आप एप्पल के माध्यम से वो आइडेंटिफाई कर भी लेता है। और इसमें देखिए, जैसे वहाँ पे अभिसारी चिंतन था तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपसारी चिंतन आ जाएगा। अब ये अपसारी चिंतन में बेसिकली इसके अगर हम बात करते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। अब वहाँ पे बंद उत्तर वाले प्रश्न थे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बताइए। खुले मुक्त उत्तर वाले से। हाँ जी। हाँ, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बन जाएंगे यहाँ पे, या आपने कहा अभी खुला, तो वो भी चीज़ें हो सकता है या वो भी होगा। अब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुविध चिंतन, जैसे मैंने कहा था ऊपर की एक विध चिंतन, ये क्या हो जाएगा, बहुविध चिंतन। बहुविध मतलब अब एक ही तरीके से नहीं सोचना है आपको, अब मल्टी तरीके से सोचना है। मैंने आपसे एक एग्जांपल देता हूँ, कहता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि जंगलों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ेगा वातावरण पे, जंगलों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ेगा वातावरण पर। तो अब सिंपल यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के जो जवाब होंगे वो अलग अलग होंगे, है कि नहीं। सबके राय तो एक ही नहीं मिलेंगे ना, सबके राय अलग अलग मिलेंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीपल चिंतन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये आउट ऑफ बॉक्स है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हो।
यहीं पर बेसिकली समस्या समाधान का कौशल भी हमें लोगों को देखने को मिल जाता है। कल्पना की शक्ति यहाँ पर डेवलप हो जाती है, नए नए तर्क करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर बच्चे, और ये क्रिया बेसिकली सृजनात्मकता में ज़्यादा देखने को मिलती भी है ना। तो ये जीन पियाजे के द्वारा जो है चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अब। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ आपको मिलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखो। वस्तु अस्थायित्व यहाँ पे बेसिकली सही नहीं लिखा हुआ है, वस्तु अस्थायित्व, अस्थायित्व ये शब्द रहेगा। ठीक है, प्रतीकात्मक विचार ये वाली स्टेज में पूर्व में, यथार्थ या आप यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ठोस बताया था और मूर्त बताया था। यहाँ पे औपचारिक वाले में क्या बताया था, अमूर्त बताया था, है ना। ये भी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगली थ्योरी कंटेगियन थ्योरी यहाँ पर आ गया आपका, एक प्रकार से कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है ये। बार बार मैं कंटेगियन थ्योरी ही कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर भी देखिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है आपका यहाँ पे संचालित हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट में CBT बोलते हैं। इस थ्योरी को किसी ने अगर डेवलप किया है तो नाम आता है परीक्षा में क्या, एरोन बेक का नाम। आप लोगों ने सवाल देखा भी होगा, एरोन टी बेक पूरा नाम है इनका। 1950 के दशक में यह मनोविश्लेषण अभ्यास से मुक्त होकर संगति मतलब संघ होता है एक प्रकार से सत्र में बेसिकली आयोजित किया गया था इसको। पहली बार इसे 1967 में अपनी नई कार्यप्रणाली और 1979 में अपनी पहली उपचार पुस्तिका में इसको प्रकाशित किया गया था। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के जनक के रूप में भी अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार की थेरेपी में, तो नाम हमें एरोन टी बेक का ही नाम हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस इतनी चीज़ आप केवल ध्यान रखिए। और ये बेसिकली संज्ञानात्मक बिहेवियर चिकित्सा है एक प्रकार से, उसमें यूज में लाया जाता है इस थ्योरी को। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे इस थ्योरी में। आगे और आता है आपके सामने, देखिए एक चीज़ और CBT में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भावनाओं के 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी 3 मॉडल्स होते हैं। ये 3 मॉडल्स जो होते हैं बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है, विचार, भावना और व्यवहार। तो विचार जो होता है, विचार उन तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें हम ना स्थितियों को जो है समझते हैं उसको। विचार कई रूप ले सकता है, जिसमें मौखिक रूप से शब्द हो गया, वाक्य हो गया, स्पष्ट विचार हो गया, है ना, ये कंडीशन बेसिकली दर्शाता है। साथ ही गैर मौखिक रूप से जो है मानसिक चित्र भी चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाती हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है विचार को लेकर। दूसरा पॉइंट आता है भावना, इसी CBT में ही, और कहा जाता है कि यह भावना शब्द का अर्थ होता है भावना नहीं है, यहाँ पर यह शब्द दर्शाया गया, इमोशन नहीं है। ठीक है, तो बल्कि भावना के परिणाम स्वरूप होने वाले शारीरिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि जब हम क्रोध की भावना महसूस करते हैं तो हमें अपने चेहरे पर लालिमा महसूस होती है। जब हम चिंता की भावना महसूस करते हैं तो हमें अपने दिल की धड़कन तेज होने की बात होती है। जब हम मांसपेशियों की तनाव के महसूस करते हैं तो भावनाएं जो है भावना को कठोर शारीरिक रूप से अभिव्यक्त करने लगती है। तो इन संदर्भ में ये चीज़ें रिलेट कराई गई, तो यहाँ पर इमोशन शब्द भी जुड़ जाता है। ठीक है, यह आपका दूसरा रहेगा। तो विचार हो गया, भावना हो गया, तीसरा कौन सा शब्द था प्लीज आप लोग बताइएगा, बिहेवियर, सर व्यवहार। व्यवहार। तो व्यवहार केवल वे चीज़ होती हैं जो हम करते हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। एक सामान्य व्यवहार भी होता है, एक असामान्य व्यवहार होता है। जैसे नॉर्मली जो चीज़ें हम लोग डेली करते हैं, जिस तरीके से आप जिस पोजीशन में बैठे हैं तो वो आपका एक सामान्य बिहेवियर है, या मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ये सामान्य बिहेवियर है। अभी मैं कुछ यूनिक तरीके से कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से करूँ तो ये एक प्रकार का असामान्य व्यवहार बन जाता है। तो महत्वपूर्ण रूप से व्यवहार की चीज़ें भी होती हैं जो हम नहीं करते हैं। व्यवहार के बेसिकली एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, अगर हम अत्यधिक चिंता महसूस करते हैं तो हम बोलने के कार्यक्रम से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम इसके बजाय आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो हम वास्तव में उस तरफ कार्यक्रमों की तलाश भी कर सकते हैं। तो ये शब्दों के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। नरेटिव एक थेरेपी होता है। नरेटिव थेरेपी को हिंदी में बेसिकली इसको बोला जाता है कथात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इसका विकास वाल्टर फिशर ने किया था। वाल्टर फिशर ने किया था। फिशर ने 1960 में जो है आयोवा विश्वविद्यालय में अपनी PhD प्राप्त की थी और अन्य चीज़ों को लेकर इसके अलावा भी प्रोफेसर वो बन गए। और फिशर सबसे उल्लेखनीय योगदान जो था वो बेसिकली कथनात्मक सिद्धांत पर आधारित था। और इसकी भूमिका में अगर मैं बात करता हूँ शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ संचार था, कम्युनिकेशन था। इस थ्योरी में क्या था,
कम्युनिकेशन यानी संचार था। तो सन 1979 में संचार के क्षेत्र में कथनात्मक सिद्धांत की शुरुआत करने वाले लेख में स्पीच कम्युनिकेशन एसोसिएशन से गोल्डन जो है एनिवर्सरी मोनोग्राफ अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया था। और ये जो एक थ्योरी थी बिहेवियर में ही मॉडिफिकेशन का काम कर, बिहेवियर की बहुत सारी थ्योरीज है ना, एक थ्योरीज नहीं, काफ़ी बहुत विद्वान है, अलग अलग तरीके से थ्योरी इन्होंने दे रखा है। तो इसमें फिशर महोदय ने 1960 में बेसिकली पीएचडी प्राप्त करने के बाद ही जस्ट उसी समय में ये नरेटिव थेरेपी दिया था वाल्टर फिशर महोदय ने, और बिहेवियर पर ये बेस्ड था। ठीक है, अब जैसे ही बिहेवियर पर बेस्ड होने का आशय दर्शाता है तो कहता है कि अभ्यास के दौरान यानी कार्यस्थल का आशय ये होता है कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो मनोचिकित्सा का एक रूप है जहाँ रोगियों को उसके मूल्यों और उसके जुड़े कौशलों की पहचान करने में मदद करता है। ये आपका कथनात्मक चिकित्सा बन जाता है, या रोगी को इन मूल्यों के जीने की क्षमता का ज्ञान भी प्रदान करता है ताकि वर्तमान और भविष्य की समस्याएं जो है उसका वो सामना ईजिली कर सके। इस संदर्भ में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन और विद्वानों का नाम जैसे मुख्य रूप से ऑस्ट्रियाई सामाजिक कार्यकर्ता एक नाम आता है माइकल वाइट का नाम, और न्यूजीलैंड के एक विद्वान रहे जिसका नाम है डेविड एपिस्टन का नाम। इन लोगों ने सन 1970 और 1980 में कथनात्मक चिकित्सा का विकास किया था। ये आप ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक कार्यकर्ता का नाम भी याद रख सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तत्पश्चात हम बात करते हैं मोटिवेशनल थ्योरी को लेकर। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैस्लो की एक आवश्यकताओं का पदानुक्रम का एक सिद्धांत है, जैसा कि आप सब जानते हैं। यही थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो ये सन 1954 के आसपास, सॉरी यहाँ पे लिखा भी है कि मैस्लो के दौरान 1943 के पेपर मानव प्रेरणा के सिद्धांत में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही बात, ये आपका करेक्ट होगा, आप इसको राइट करिएगा। ठीक है, ये आपका सत्य है। तो अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशनल एक जो है थ्योरी दिया, और जो 1943 में 1943 में दिया था। ठीक है, मानव प्रेरणा का सिद्धांत के नाम से ये जाना गया। इसे बेसिकली नीड या आप हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मानवतावादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखने वाली चीज़ें, इतने सारे फैक्ट हैं भाई, याद रखिएगा। पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत है ये। इनका एक स्टेटमेंट था कि एक बच्चा या एक आदमी आवश्यकता लेकर पैदा होता है और आवश्यकता के साथ वो मर जाता है। इसी थ्योरी में उनका ये स्टेटमेंट था। दोबारा रिपीट करूँगा, एक सेवार्थी या एक बच्चा, एक आदमी आवश्यकता को लेकर पैदा होता है और आवश्यकता के साथ वो मर जाता है। ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में मिलता है नाम। तो इन्होंने बेसिकली एक पिरामिड के रूप में रिप्रेजेंट किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो मैस्लो ने बेसिकली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 स्तर को बताया, जिसे एक पिरामिड में पिरोया या इसे पिरामिड में दर्शाया, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। देखिए, ये पहली जो अवस्था थी वो बेसिकली मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता थी, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता थी, तीसरा प्रेम और स्नेह की आवश्यकता थी, चौथा जो आत्मसम्मान की आवश्यकता थी, पांचवा जो था आत्मसिद्धि की आवश्यकता थी। ये आपको जब PDF मिलेगी तो आप वहाँ पे जूम कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। ऊपर की जो 2 अवस्थाएं हैं, इन 2 अवस्थाओं को बेसिकली उच्च स्तर का नाम दिया गया। जो नीचे की 3 अवस्थाएं हैं, इनको जो है निम्न स्तर का नाम दिया गया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी ऊपर वाली सबसे जो अवस्था है, जैसे हम लोग बोलते हैं आत्मसिद्धि की प्रति जो कोई क्रिया दर्शा रहा है, इसे ही एक नाम और दिया गया, आत्म अनुभूत प्रेरक भी बोला गया। आत्म अनुभूत आप कह लीजिए भूति प्रेरक भी कहा गया। इसे स्वप्रत्यक्षीकरण का नाम भी दिया गया है। ठीक है, स्वप्रत्यक्षीकरण का नाम भी इसे ही दिया गया है। ठीक है, आत्मसम्मान कह लीजिए, या इसे आप प्रेरक कह लीजिए, या आप इसे आत्मसम्मान, अच्छा तो सब में सिमिलर है। तदात्मिकता का संबंध कह लीजिए, जहाँ दोस्ती, परिवार, जीवन साथी इत्यादि वगैरह आता है, या प्रेम या स्नेह की आवश्यकता बोल लीजिए, बात दोनों ही कही है। सुरक्षा में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सुरक्षा की जरूरत जो होती है शारीरिक, नौकरी और संसाधन और स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी इत्यादि की जरूरतों को रिलेट कराता है। मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता में शारीरिक जरूरतें कह लीजिए, जैसे भूख, प्यास, रोना या सोना या सेक्स यानी जेंडर, ये चीज़ें बेसिकली क्या है, एक प्रकार से दर्शाता है किसका सिद्धांत? अब्राहम मैस्लो का। अब थोड़ा सा सुनिएगा मेरे से। जो शारीरिक क्रियात्मक अवस्था होती है, ये जैविक आवश्यकता वाले होते हैं। इसमें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है भूख, प्यास, सोना,
सेक्स, रोना इत्यादि चीज़ें इसमें बेसिकली जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो चीज़ें मनोदैहिक आवश्यकताओं के अंतर्गत रिलेट होती हैं और ये बात सत्य भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भोजन, पानी, आश्रय, हवा, नींद, कपड़े, प्रजनन, ये सब चीज़ें जो है बेसिकली शारीरिक आवश्यकता में इन्वॉल्व है। सुरक्षा की आवश्यकता में व्यक्तिगत सुरक्षा हो गया, रोजगार हो गया, संसाधन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संपत्ति हो गया। कहने का आशा ये है कि पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर तभी व्यक्ति के खतरे की सुरक्षा की आवश्यकता भी उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब है कि भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रकार के जो खतरे हैं उनकी सुरक्षा की बात कहीं ना कहीं करता है अब्राहम मैस्लो। तीसरा आता है स्नेह या प्यार या जो है अपनापन की एक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में आत्मीयता। इसके बाद दूसरों से या दूसरों का उनसे प्रेम करना या उनका स्नेह प्राप्त करना इत्यादि चीज़ें बेसिकली इसमें आती है। तो इसमें परिवार आ जाता है, मित्र आ जाती है, आत्मीयता आ जाता है, जुड़ाव आ जाता है, इन सारी चीज़ों की भावनाएं शामिल हो जाती है। चौथा आता है आत्म सम्मान की आवश्यकता। यदि हम सफलपूर्वक इन आवश्यकताओं को पूरा जब कर लेते हैं तो स्वयं आत्मसम्मान और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की ओर आगे हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है स्थिति हो गया, मान्यता हो गया, आत्मसम्मान हो गया, रिक्वेस्ट इसको, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें शामिल हो जाती है। एक आता है आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार भी कहा जाता है इसी को, आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी इसी को बोला जाता है, जो व्यक्ति की अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए अभिप्रेरित में परिलक्षित होती है आत्मसिद्धि। तो आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील और सृजनात्मकता या फूर्ति या नवीनता या चुनौती से प्रति जो मुक्त होता है वो बेसिकली आत्म साक्षात्कार में पहुंच जाता है। तो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की जो क्षमता रिलेट होती है वो आत्म साक्षात्कार शब्द को रिलेट कराता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा मोटिवेशनल के बारे में और भी विद्वानों के नाम आते हैं, विचार वगैरह आते हैं, जैसे हसबर्ग का नाम एक आता है, प्रेरणा स्वच्छ सिद्धांत आता है, जिसे दोहरे कारक या दो कारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सन 1959 में प्रेरणा स्वच्छता का जो सिद्धांत था फ्रेडरिक हसबर्ग के द्वारा ये जो है दिया गया था। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। उस समय के बारे में जो है सोचिए, जब आपको अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस हुआ तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ था। इस टाइप के जैसे प्रश्न बन जाते हैं आपके मन में, आपके विचार में, तो वो चीज़ें बेसिकली कहीं ना कहीं मोटिव, जैसे आप अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, जेआरएफ निकल जाए, तो आपके मन में जरूर जाहिर सी बात है भावनाएं कुछ ना कुछ तरीके से अग्रसित या ऊपर उभर कर दिखने लगती है, आ जाती हैं। ब्रूम का एक नाम आता है, ब्रूम नहीं है बूम है, बूम का एक नाम आता है प्रत्याशा का सिद्धांत आता है, ये भी बेसिकली मोटिवेशनल से संबंधित है। विक्टर वूम के द्वारा सन 1964 में स्थापित किया गया था प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत पेपर में लिखा हुआ आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ अपने व्यवहार के बारे में सचेत विकल्प बनाता है और वह विकल्प हमारी अपेक्षाओं से प्रेरित होता है ना। तो इसके बारे में दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार के आनंद की तलाश और दर्द के बचने के लिए ये निर्णय लेता है। उसके बाद एक आता है सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत आता है। देखिए यहाँ सुदृढ़ीकरण का जो सिद्धांत है यह व्यापक अवधारणा है, जिसका ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में भी जाना जाता है, इसी को OCT के नाम से जाना जाता है। तो ये भी देखो मैंने दोबारा थोड़ा सा रिलेट कर दिया है, BF स्किनर का ही चीज़ें यहाँ पर शामिल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थॉर्नडाइक का जो नाम आता है वो प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। कहने का आशा है यहाँ पर आप लोगों को बताना ये भी ज़रूर होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, प्लीज़ अगर सुने हैं तो एक बार बताइए ट्रायल एंड एरर की थ्योरी क्या होता है, प्लीज़ आपके विचार में जानना चाहूँगा क्या होता है। नहीं पता तो ये भी बताओ ना, मैं नहीं पता सर। नहीं पता सर प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है ये, जो हाँ। थॉर्नडाइक ने दिया था। बिल्कुल, आप यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायल मतलब प्रयत्न एवं त्रुटि का बेसिकली एक ये सिद्धांत होता है। देखो कहने का मतलब ये है मेरा कि गलती करना शिक्षण अधिगम का एक पार्ट है। ये बात सही है कि नहीं? गलती करना अधिगम का या शिक्षण अधिगम का, है ना, या सामाजिक कार्यकर्ता में अगर या समाज कार्य में अगर देखा जाए तो एक पार्ट माना जाता है, एक भाग माना जाता है ना। तो यह सिद्धांत बताता है कि सीखी हुई कार्य को दोहराना आवश्यक है और प्रेरित पर बल देता है ये। तो प्रयत्न कार्य से गलती कम की जा सकती है ना। प्रयत्न जो करते हैं उससे गलतियाँ बेसिकली कम होती है। जैसे जो बच्चे असफल होते हैं तो वहाँ उनको सीख मिलती है ना, कि जो हमने जहाँ पर जो चीज़ें पढ़ी नहीं, जो गलतियाँ हमने की है, शायद अब आगामी परीक्षा में हम वो गलती नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को दर्शाता है। ये थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम आता है। सन 1898 में ये थ्योरी इन्होंने दिया था। ये थ्योरी 1898 में दिया था इन्होंने। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो इनका एक बेसिकली जो था
एक बॉक्स है यहाँ पर बना हुआ है, आप ऐसा कह लीजिए कि थॉर्नडाइक का बॉक्स है ये। तो इसमें इस बॉक्स में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पर। किस पर किया था? ये बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ठीक है। ये जो बिल्ली यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ भी वही प्रोसेस था। लीवर था, एक तरफ आपका ग्रीन बटन थी और दूसरी तरफ जो लीवर था वो बेसिकली रेड कलर का लीवर था। यहाँ पर कोई सॉरी, इसको पजल बॉक्स बोला गया था। क्या बोला गया था? पजल बॉक्स बोला गया था इस बॉक्स को। तो यहाँ कोई करंट वगैरह नहीं था। यहाँ बल्कि अगर रेड जब ग्रीन बटन दबती थी ना, तो यहाँ पे गेट था, वो गेट जो है बेसिकली ओपन हो जाता था। गेट ओपन, बाहर जो था ये मछली की पीसेस थे, टुकड़े थे। अब बिल्ली भूखी है, मोटिव है, जैसा कि आप सबको पता है। और उसी चूहे की तरह ही बेसिकली विभिन्न प्रकार की क्रिया बेसिकली यहाँ पर ये करेगी। लीवर पर बटन जैसे ही दबेगा वो बटन ओपन हो, मतलब ये गेट ओपन हो जाएगा और जाके मछली का जो टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ वो दीपक स्टिमुलस वो जाकर प्राप्त कर लेगी, ठीक है। ठीक प्रोसेस उसी पर शामिल होता है। तो यह जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले विद्वान थे, इनके द्वारा जो बेसिकली ये बताया गया था इस थ्योरी के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय ने यहाँ पर जो कहा है कि प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर बेसिकली पुनर्बलन पर भी बल दिया जाता है और अनुक्रिया पर भी बल दिया जाता है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए ये थ्योरीज बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक साबित हुई है। जो स्लो लर्नर वगैरह होते हैं वो थ्योरी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक साबित हुई है। गलतियाँ बेसिकली बार बार जो होती है, थॉर्नडाइक ने बताया है कि बार बार किए जाने वाले प्रयत्न से होने वाली जो गलतियाँ हैं वो घटने लगती हैं। जाहिर सी बात है, घटती है कि नहीं घटती? घटती हैं, बताइए। घटती जी सर। या घटती हैं। तो उन्होंने बेसिकली एक नियम दिया, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया। तो सीखने के नियम में बेसिकली एक था प्राथमिक नियम, और इसी प्राथमिक नियम को बोला जाता है मुख्य नियम भी। और मुख्य नियम कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। मुख्य नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है तत्परता का नियम, और दूसरा होता है अभ्यास का नियम, तीसरा जो होता है वो प्रभाव का नियम। ये एक मिनट दीजिए, ये लेना जरा, एक मिनट जरा होल्ड रखना आप लोग थोड़ा सा। सारी पीडीएफ जो है लिखा हुआ साफ मिलेगा। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ता तो वहाँ पे वो चीज़ें शायद अच्छे से समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे नोट करके लिख पा रहा हूँ, शायद अच्छे समझ में आ रही होगी। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ जो है रेडीनेस था, जिसको हम बोलते हैं तत्परता। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति तैयार होगा तभी हम उसे सिखा पाएंगे, है ना, यानी तत्पर रहेगा तभी सीख पाएगा, अदरवाइज सीख ही नहीं पाएगा। ये बात आप भली बात तरीके से जानते भी अच्छे से, ठीक है। तो रुचि और जागरूकता का जिज्ञासा होना, तैयार होना, मोटिव होना ज़रूरी है। जब तक वो मोटिव नहीं होगा तो वो कार्य को सीख नहीं पाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी देखो जो चीज़ें आपके उपयोग में आएगी, बार बार जैसे मैं सोशल वर्क पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है याद होती हैं। आप लोग भी कई दिन से क्लासेस अगर आप ले रहे हैं तो आप सब भली भांति तरीके से जान चुके होंगे कि भाई जाहिर सी बात है कि सोशल वर्क में यही चीज़ें आती हैं। तो जो चीज़ें उपयोग में आती हैं, ये सार्वभौमिकता के रूप में बता रहा हूँ, ये सत्य है। तो वो चीज़ें आप सफलतापूर्वक शीघ्र सीख जाते हैं और वो उसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से आप उसे भूलते नहीं है, इसलिए अभ्यास जरूरी होता है ना। और उसके बाद एक आता है अनुपयोग का नियम। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सीखने का जो कार्य आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप उसे क्या करते हैं, अनुपयोग करने की वजह से आप उसे कह सकते हैं भूल जाना, ठीक है, उसे भूल जाते हैं। प्रभाव का नियम वो होता है जैसे कि संतोष और असंतोष का नियम एक होता है, परिणाम का एक नियम होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आपने अच्छा काम किए हो तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप अंदर मोटिव होंगे और आप और इच्छुक होंगे कार्य करने के लिए, इसलिए ये प्रभाव का नियम भी शामिल होता है। उसके बाद एक होता है अद्वितीय और दूसरा इसको बोला जाता है गौड़ कह लीजिए या इसे द्वितीयक कह लीजिए, नियम बोला जाता है। इसमें 5 प्रकार होते हैं। एक होता है अभिवृत्ति का नियम, सदृशीकरण का नियम, सहचर्य का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, और 1 2 3 4 हो गए, 5वां हो जाएगा आपका निश्चित बदलाव का नियम, ठीक है, निश्चित बदलाव का नियम। ये बेसिकली होता है 5 नियम। देखिए किसी कार्य को बार बार करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, अभिवृत्ति, पुनरावृत्ति होना, मनोवृत्ति को दर्शाता है ना, तो उसे बोला जाता है। सदृष्टिकरण को वो बोला जाता है जैसे
पूर्व में अनुक्रिया के आधार पे नई चीज़ें सीख लेना, जो पहली चीज़ें थी उसके आधार पे आपने नया। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को A to E आता है, तो आप ये थोड़ी ना कि आप F से पढ़ाना शुरू कर देंगे, F है ना, आपको पहले E से ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पूर्व से ही, E से ही। साहचर्य, साहचर्य का मतलब क्या होता है कि सिंबल, लीवर जैसे नहीं, आप देखा आपने कि लीवर था, दबाता था, भोजन मिल जाती थी, है ना, पावला में घंटी मिलेगी, है ना, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली साहचर्य एसोसिएट बोलते हैं। बहुप्रतिक्रिया मतलब मल्टीटास्क। अब देखो, अब बिल्ली ऐसी थोड़ी कि सीधा जाती थी, लीवर दबा देता, चूहा लीवर सीधा दबा देता था, नहीं, मल्टीपल बेसिकली होती थी प्रतिक्रिया, तो अलग अलग तरीके से जाता था। हो सकता भाई एक समय आया होगा वो चला गया होगा, सीधे सीधा भाई लीवर दबा दिया होगा, तो कहीं ना कहीं मल्टी प्रतिक्रिया दर्शाती थी इसमें। निश्चित बदलाव का मतलब ये था बहुक्रिया के आधार पर ही निश्चित बदलाव हुआ। जैसे बिल्ली अंत में सफलता बिंदु पर पहुंच जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ा, तो निश्चित बदलाव हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली नियम था जो कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है इस थ्योरी में। उसके बाद आता है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक रिचर्ड रेयान का नाम आता है, एडवर्ड डेसी का नाम आता है। सन 1985 में एक पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किया था आत्मनिर्णय का सिद्धांत, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो एक प्रकार से मोटिवेशनल चीज़ों को रिलेट करता है, मोटिव चीज़ों को, बिहेवियर बदलने के लिए, ताकि, ठीक है। ये तीन शब्द भी हैं, स्वायत्तता है, योग्यता है, संबद्धता है, ये तीन शब्द भी शामिल हो जाते हैं। एम्पावरमेंट एक थ्योरी होती है, सशक्तिकरण का सिद्धांत है। पार्किंसंस और जिमरमैन का नाम आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आया हुआ है जिमरमैन का नाम। सन 1995 में सशक्तिकरण के जो व्यक्तिगत, पारस्परिक और सामुदायिक स्तर के परिणामों का विश्लेषण किया गया है इस थ्योरी में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस थ्योरी के बारे में क्या चीज़ें हैं आपको यहाँ पर नीचे भी मिल जाएगा। समाज कार्य के नियंत्रण की जो भावना होती है उसको प्राप्त करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन होता है, इसमें हस्तक्षेप मतलब बेसिकली अध्ययन वाली प्रक्रिया लागू होती है सशक्तिकरण के सिद्धांत में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा टास्क सेंट्रल्ड थेरेपी या थ्योरी या मॉडल, इस तरीके का नाम आता है। और बाय अगर हम बात करते हैं, विलियम रीड का नाम और एपिस्टीन का नाम आता है। सन 1972 इन द 1970 सेंचुरी में बेसिकली ये डेवलप हुआ है, ठीक है। तो विलियम रीड और जो है एपिस्टीन लोरा, ये बेसिकली क्या है, गेस्टाल्ट में आता है, नहीं यहाँ पर नहीं है। तो ये बेसिकली कार्य केंद्रित होता है, ये समस्या समाधान हो गया, अनुभवजन्य का बेसिकली बेस्ड हो गया, या अल्पकालिक अभ्यास मॉडल पर आधारित हो गया, तो उन पर ये कार्य पर कोई बेस्ड हो उस पर यह आधारित था, है ना। तो मान लीजिए उत्पीड़ित या विविध पृष्ठभूमियों के क्लाइंट सहित विभिन्न ग्राहक जो होते हैं उनकी आबादी के साथ अभ्यास करने पर ये टास्क सेंट्रल थेरेपी में बने। और ये ज़्यादा थ्योरी जो है केस वर्क पर लागू होती है, ज़्यादातर सोशल वर्क में केस वर्क पर लागू होती है टास्क सेंट्रल, है ना। टास्क सेंट्रल के बारे में नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं, समस्या को परिभाषित किया जाता है टास्क सेंट्रल में, विचारों पर मंथन करना होता है ना। तीसरा समस्या को चुनना होता है, फिर समस्या को लागू करना होता है, पांचवा जो होता है विश्लेषण करना होता है ना। ये 5 स्टेप आप ऐसा है इसमें कह सकते हो कार्य केंद्रित मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। रॉबर्ट 7 स्टेज क्राइसिस इंटरवेंशन की बात करते हैं, क्राइसिस 7 स्टेज जो है बात करते हैं रॉबर्ट्स महोदय। और ये मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट अगर होता है तो अल्बर्ट जो है रॉबर्ट्स का नाम हमें देखने को, वही अल्बर्ट रॉबर्ट्स का ही। डेवलपमेंट के रूप में, मॉडल के रूप में बात करें या थेरेपी के रूप में बात करें तो इसी का नाम हमें देखने को मिलता है। तो क्राइसिस मतलब संकट के समय में हस्तक्षेप है ये। तो बेसिकली अभी इसका कोई एग्जैक्ट वर्ड्स वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 शब्द को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना। क्राइसिस जैसे संकट के समय में किसी समस्या को आपको ऑब्जर्व करना है, समुदाय को ऑब्जर्व करना है, समूह को ऑब्जर्व करना है, किसी मलिन बस्ती को ऑब्जर्व करना है, उसके स्वास्थ्य को ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके बाद उस पर कार्य को संचालित। आप लोगों ने कोविड-19 के समय बहुत सारे बच्चे होंगे इस ग्रुप में जो पढ़ रहे हैं, और उन लोगों ने लोगों की मदद की होगी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्राइसिस इंटरवेंशन था। मतलब संकट, क्राइसिस मतलब संकट होता है, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, यानी एक प्रकार से अध्ययन करना या उनमें मॉडिफाई करने की बात करना, वो इंटरवेंशन का पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो एक नाम आता है जो है मेम्फिस का नाम आता है। मेम्फिस में बेसिकली क्राइसिस इंटरवेंशन टीम प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित हुआ, ये एक शहर का नाम है, ठीक है। और वो भी 1988 में, ये पहले की दौर में होता रहा। ये परीक्षा में नहीं आएगा कि वर्ष बताइए, है ना, लेकिन विचार जरूर उस पर सवाल पूछ सकता है कि क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, ठीक है। पर्सन सेंट्रल्ड थेरेपी, जैसे देखिए क्लाइंट जो है यहाँ पर केंद्रित हो गया, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा मिल गई आपको, मॉडल या थेरेपी मिल गया। तो ये 1940 के दशक में शुरुआत हुआ था, और इसी थ्योरी को बेसिकली जो है रोगेरियन
चिकित्सा भी कहा जाता है। इसका दो नाम है। रोगेरियन बहुत कम बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे क्लाइंट सेंट्रल ही जानते हैं। ये रोगेरियन जो शब्द है, यहाँ पे जा लिखा हुआ है, गा है यहाँ पे, है ना, तो इस शब्द को ये ज़्यादातर बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, रोगेरियन थेरेपी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें इस पर शामिल होती है। 1940 में कार्ल रोजर्स ने इस थ्योरी को दिया, इस थ्योरी को बेसिकली, या इस थेरेपी को आप कह सकते हैं कार्ल रोजर्स के द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, अब व्यक्ति का व्यवहार यहाँ पे केंद्रित होगा। भाई जाहिर सी बात है, जो व्यवहार होगा प्रॉब्लमेटिक, उसी बिहेवियर को बेसिकली क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई करके उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे उद्देश्य लिखा है, पहला लिखा है कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा का मुख्य स्थितियों की पहचान करना। दूसरा लिखा गया है कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की चिकित्सकीय प्रक्रिया को समझाने का बात करना। तीसरा कहा गया व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के लाभ से आलोचनाओं का वर्णन करना। चौथा कहा गया कि समान मनोरोगों के उपचार में व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की प्रभावकारिता की समीक्षा करना, यानी एक प्रकार से साहित्य, लिटरेचर। ठीक है, ऐसे शब्दों को शामिल किया गया। संघर्ष के सिद्धांत में देखिए कई विद्वानों का नाम आता है। अगर मैं बात करता हूँ तो कार्ल मार्क्स तो सर्वोच्च व्यक्ति हैं। आधुनिक संघर्ष के सिद्धांत में संस्थापक में एक नाम आता है राइट मिल्स का नाम। ठीक है, एंड जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारों से अवगत रहे हैं, और इन्होंने बेसिकली आधुनिक संघर्ष के सिद्धांत में, जैसे मिल्स ने शासक वर्ग को दूसरे नाम से पुकारा था, कार्ल मार्क्स ने शासक बोला था ना, तो जो मिल्स था ये बोला था सत्ता अभिजात वर्ग, जो समाज की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था को पर हावी होती है और अपनी स्थिति की सुरक्षा को लेकर निर्णय के पर बात करती है। ये आधुनिक संघर्ष का बात है। वहीं बात करते हैं जॉर्ज सीमेन का नाम। इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तर्क दिया था कि संघर्ष समाज का आवश्यक और स्वाभाविक हिस्सा है, जो समाज को एकीकृत और कार्य करने में मदद करता है। मैक्स ग्लुकमैन का नाम आता है। दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद और सामाजिक संघर्ष के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं ये। तो ये देखो, ये कीवर्ड्स है, जैसे सामाजिक संघर्ष यहाँ पे आ गया, समाज का एकीकृत पर कार्य करना, मदद करना, ये कार्य इस पे आ गया जॉर्ज सीमेन का। ये एक प्रकार से कीवर्ड्स हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा संघर्ष में। लुई अल्थुजर का नाम आता है, जिन्होंने तर्क दिया था ऐसे नागरिक का निर्माण जहाँ पे नियंत्रण जो है बनाए रखते हैं, और वे मानते हैं कि समाज में उसकी स्थिति जो है स्वाभाविक होती है ना, ये चीज़ें दर्शन है। लुइस कोजर इस बात पर बल देते हैं कि तर्क संगत लक्ष्यों वाले जो संघर्ष होते हैं समाज में कार्य करते हैं, जो समूह के असहमति और अनुमति नहीं देते हैं, तो संघर्ष के बदलते हैं या उसमें समाज के लिए खतरा बन जाता है। इस तरीके की बात लुइस कोजर कहते हैं। हालांकि आगे आप यूजीसी नेट में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर आप लोगों को मिलेगा 3 में शायद है, नहीं 2 में है, यूनिट नंबर 2 में है, 3 में तो मानव व्यवहार आ जाएगा, है ना, वहाँ पर पढ़ेंगे। राउफ डोरेनडार्फ की बात करते हैं, दावा करते हैं कि मार्क्स के वर्ग में एक संकीर्ण रूप से परिभाषित किया, कहा कि समाज के समूह और आम सहमति के एकीकरण के नज़रअंदाज कर दिया। डोरेनडार्फ का दावा था कि सामाजिक संबंधों में वर्ग नहीं बल्कि शक्ति अपरिहार्य तत्व के रूप में उभर कर आता है। जॉन रेक्स का नाम आता है, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के, नस्ल और जातीयता अवरजन से जुड़े सामाजिक संघर्षों के सिद्धांतों का बेसिकली ये अध्ययन करते हैं। रेडल कॉलिंस का नाम आता है, इन्होंने अध्ययन किया कि लोगों के पास संसाधन जैसे कि व्यवसाय और विचारधारा व्यक्तिगत स्थितियों को सुधारने के दृष्टिकोण से कैसे प्रभावित होता है। ये नाम रेडल कॉलिंस का नाम आ जाता है यहाँ पे। कंटेगियन थ्योरी देखिए अब आया है, मैं कब से बोल रहा था, कंटेगियन आकस्मिकता का सिद्धांत है ये बेसिकली। और ये यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो 1964 में एक लेख लिखा था, नेतृत्व प्रभावशीलता का आकस्मिकता का मॉडल, उसी दौरान में ये आया था, और परिस्थिति जन्य दृष्टिकोणों को बेसिकली ये दर्शाता है इसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ आ जाती है आकस्मिकता के सिद्धांत में। पारिस्थितिकी तंत्र सन 1970 में यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम आता है, पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है इसको। ब्रोफेन ब्रेनर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1976 में मानव विकास की व्याख्या करने वाले सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक प्रस्ताव को शामिल करते हैं। ठीक है, 1976 नहीं है, 79 है, 79। ठीक है, और 2000 में इन्होंने जैव पारिस्थितिकी मॉडल के रूप में दृष्टिकोण विशेषता बताई है। तो 2000 में विशेषता, ये पेपर में बन सकता है 2000 वाला। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अब देखिएगा, आपको मैं बता दूं, यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने एक शब्द इंडिविजुअल यूज़ किया, फिर माइक्रो सिस्टम यूज़ किया, मीजो सिस्टम यूज़ किया, एक्सो सिस्टम यूज़ किया, फिर उसके बाद माइक्रो सिस्टम यूज़ किया, और फिर लास्ट में एक सिस्टम आता है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, क्रोनो सिस्टम। क्या आता है लास्ट वाला? क्रोनो सिस्टम।
5 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। माइक्रो सिस्टम तत्काल पर्यावरणीय में देखेंगे तो एक व्यक्ति सीधे अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों और साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है। ब्रोफेन बेरन के अनुसार कहा गया कि व्यक्ति दूसरे के बीच में द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। यदि माता पिता बच्चे और व्यवहार कोई प्रभाव डालते हैं तो बच्चों का व्यवहार और विशेषता माता पिता के व्यवहार पर भी पड़ता है। मेसो सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, यह मॉडल दूसरी संरचना है जहाँ पे माइक्रो सिस्टम के बीच में संबंध दर्शाता है। एक बच्चे के माता पिता शिक्षक के साथ कैसा संबंध है, ये इसके एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है। पेपर में आता है भाई शिक्षक, माता पिता और मित्र किस स्टेज को रिलेट कराएंगे, वो जानना आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा अत्यंत आवश्यक रहेगा आप सबके लिए। सर इस बार जी जी बोलिए। कहता सर मैं ये कह रहा था, ये वाला क्वेश्चन सर इस बार भी आया था। अच्छा, जून में आया था पेपर? यस सर। अच्छा जी, चलो फिर तो संडे करेंगे, देखते हैं। माइक्रो सिस्टम की बात करते हैं, इसमें सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, नियम शामिल है या बाहरी स्तर होता है, इसका कोई विशेष संदर्भ नहीं होता है। क्रोनो सिस्टम में ब्रोफेन बेरन के अकॉर्डिंग कहा गया कि अस्थायी स्तर होता है जो तेजी से बदलता है ना, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित रहता है। क्रोनो शब्द का समय को भी बेसिकली संदर्भित करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपका आएगा ग्लेसर, ग्लेसर कहीं पे लिखा हुआ है। 2 समाजशास्त्री हैं, एक बर्नी ग्लेसर का नाम आता है, बहुत फेमस है ये नाम, जब भी आता है यही नाम आता है। स्टोस का नाम बहुत कम आता है, इनका नाम बहुत कम आता है। ग्राउंडेड थ्योरी याद रखिएगा, ये पेपर में सुमृत के लिए आता है। ठीक है, प्रकाशित भी आप कह सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने शोध में एक जो है अवेयरनेस ऑफ डाइंग नामक पुस्तक लिखा था, 1965 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ग्राउंडेड थ्योरी बेसिकली यहीं से बेसिकली डेवलप जो है शुरू हुआ था, और इसकी विधि का जो विस्तार था ग्लेसर और स्ट्रॉस दोनों मिलकर किए थे, तो वो 1967 में किए थे, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी में किए थे। 3 उद्देश्य होते हैं, तीनों उद्देश्य कई बार देख लीजिए। इस विचार का उचित ठहराने के लिए तर्क प्रदान करें ताकि सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत और अनुभवजन्य डेटा के बीच में जो है खाई को, यानी जो गैपिंग है, उसको अनुभवजन्य अनुसंधानों के रूप में देखा जा सके और उसको कम किया जा सके। आधारभूत सिद्धांत के लिए बेसिकली तर्क प्रदान करता है। सावधानीपूर्वक गुणवत्ता शोध के लिए वैध बनाना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को रखना। 1960 के दशक में मात्रात्मक शोध विधियों और इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली कि गुणात्मक शोध का पर्याप्त माना भी जाए। अब बहुत आसान शब्द है, बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड है ना, अनुभव पर बेस्ड है, गुणात्मकता की चीज़ों पर बात करता है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मात्रात्मक जैसी चीज़ इसमें शामिल नहीं होगा, डेटा शामिल नहीं होगा, व्यक्ति का व्यवहार शामिल होगा इसमें। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार। देखो, ट्रांसएक्शनल एनालिसिस एक थ्योरी है जो बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं, एरिक बर्न का 1950 में आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। आज के अब यहीं तक रखते हैं हम लोग, बाकी जो नीचे थ्योरीज वगैरह हैं आप लोग आसानी से देख लेंगे, है ना। यहाँ पर जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेना। देखिए एक थ्योरी यहाँ पर है, आई एम ओके यू आर ओके, 1 डाउन पोजीशन होता है ये। ठीक है, और आई एम ओके और यू आर ओके हेल्थी पोजीशन होता है ये। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। ठीक है, ये हेल्थ जो है होपलेस पोजीशन होता है। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये 1 अप पोजीशन होता है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इन पे मैंने लिखा भी है, मैं ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो, इनमें क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट होगी ये शब्द यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया पीडीएफ में, आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ लेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पर एक सवाल भी आपको मैंने दे रखा है, ये सवाल भी लगाने की कोशिश करिएगा, सम्मिलित करिएगा। और ये देखिएगा लास्ट में अगर नहीं आएगा तो आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। ठीक है, सम्मिलित करना एक बार पढ़ के करोगे तो आपको आ जाएगा पक्का। ठीक है, श्योर। उसके बाद देखिए लेन देन का थ्योरी में ये तो आपका आ गया। यहाँ पर ये एक आता है सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी। लेवाई-गोस्की का नाम सुना है आप लोगों ने? लेवाई-गोस्की का नाम सुना है? प्लीज़ बताइए। लेवाई-गोस्की नहीं सुना है? ये सोशल कंस्ट्रक्शंस जो है थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उसमें आता है। उसमें 2 शब्द आएंगे, एक स्कॉप फोल्डिंग आएगा और एक जेडपीडी आएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक आता है। एक स्कॉप फोल्डिंग को बोला जाता है जो है पाड़ भी कह सकते हो, ढांचा भी कह सकते हो, आधार भी हो सकते हो। ठीक है, पेपर में पाड़ ज़्यादा आता है, पाड़ शब्द है ना, पाड़ शब्द आता है। लेवाई-गोस्की देखो यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, 1920 और 30 के दशक में थ्योरी आई थी। देखिए ये अस्तित्ववादी एक सिद्धांत होता है, 1800 दशक में आया था। शेरोन किर्केगार्ड का नाम आता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शेरोन किर्केगार्ड, इसका नाम आता है इस थ्योरी में।
ठीक है, याद रखिएगा। अस्तित्ववाद का सिद्धांत। और क्या बचा है? कौन सा गया है? देखो, पर्सन इन सिचुएशन, सॉरी पर्सन इन इन्वायरमेंट का नाम आता है। यहाँ पर्सन इन इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो मैरी रिचमंड का नाम आएगा। ठीक है, ये भी एक थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, PIE के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इवान पैट्रिक पावलोव की एक थ्योरी आती है और इसको CCT का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट दे रखा है, पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो, ये कुत्ते पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, ये चीज़ें इस पर शामिल है। आगे क्या है? बस ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी आपके यहाँ पे आप फिनिश होता है। ठीक है, यदि कोई चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे बताना, मैं आप लोगों को वो चीज़ें करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जितनी थ्योरी थी यहाँ पे कंप्लीट होगी। जो भी और चीज़ें बची होंगी वो मेरे पास अलग से मिलेंगी यूनिट नंबर 1 में। मैं जब आपके टेलीग्राम में एक साथ सेलेक्ट करके डालूंगा ना, तो वहाँ पर पहुँच जाएगी सारी थ्योरीज। अभी तो मैं इसको व्हाट्सएप पर भेजूँगा आप लोगों को। क्लियर है? चलिए, हाँ सर क्लियर है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, एक बार PDF जरूर सेंड करेगा, मैं PDF सेंड करूँगा आप लोगों को। ठीक है ना? हाँ ओके सर। प्रॉब्लम रहेगी तो आप उसको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे कल की क्लास में हम लोग। ओके सर, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट हरिओम जी, सभी लोगों से गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।